नमस्कार साथियों। आज हम महेश बरमाल का जो है एनसीईआरटी बुक जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें आज हम 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम से जो है रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है विधायी कार्यों को जो है प्रशासनिक कार्य से पृथक करके व्यवस्था की गई। उसके बाद विधि निर्णय जो है हेतु भारत के लिए एक अलग जो है 12 सदस्यीय विधान परिषद के जो है स्थापना किया गया। उसके बाद विभिन्न क्षेत्र एवं प्रांतों के जो है प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर जो है सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो है सिद्धांत लागू किया गया। उसके बाद परिषद की जो है इस शाखा के निम्न संसद की तरह जो है कार्य किया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल के जो है परिषद में 6 नए सदस्य में जो है 6 नए सदस्यों में से जो है 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की जो है स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। उसके बाद हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में जो है वर्ष 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य जो है 1857 के विद्रोह जैसे घटनाओं को जो है पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को जो है स्थापित करके भारत का जो है उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। उसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के जो है अधीन हो गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत जो है भारत शासन 1858 के तहत क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया के अधीन क्या हो गया, भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से विक्टोरिया के अधीन हो गया। और इस अधिनियम में जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या किया गया? तो इस अधिनियम में जो है गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया और वह वायसराय जो है भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और प्रथम जो है वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ध्यान में रखिएगा, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे जो प्रथम वायसराय थे। उसके बाद इस अधिनियम के जो है तहत नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक बोर्ड का जो है समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद हम भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में जानेंगे। तो 1861 के अधिनियम द्वारा जो है भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया और इस कानून के द्वारा जो है अंग्रेज ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरकुशता का जो है संज्ञा दी जाती हैं और इसके माध्यम से जो है सर्वप्रथम भारतीयों को जो है शासन में भागीदारी बनाने का जो है प्रयत्न किया गया। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में जो है भागीदारी बनाने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद 1861 के अधिनियम द्वारा जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और इस शक्ति का प्रयोग जो है वह स्वविवेक से कर सकता था। उसके बाद गवर्नर जनरल को जो है शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा जो है किसी भी प्रांत या प्रेसिडेंसी अथवा
कमिश्नरी की जो है सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का जो है निर्माण कर वहाँ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 देखेंगे तो इसके माध्यम से जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में जो है अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और बहुत सरकारी सदस्यों का ही रहा था। उसके बाद इस अधिनियम में जो है गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया और विधान परिषद की शक्ति में जो है वृद्धि हुई और इसके आर्थिक नीति तथा बजट पर जो है बहस करने की अनुमति प्राप्त किया गया और इस परिषद के जो है सदस्य को जनहित से संबंधित मुद्दों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। तो इस अधिनियम को जो है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं और उस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कौन थे? मिंटो थे। उस समय जो है लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में जो है भारत के राज सचिव थे। तो मार्ले सचिव थे और मिंटो क्या थे? ये भारत के वायसराय थे। तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? 1909 ईस्वी में। उसके बाद इसने जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में जो है काफ़ी वृद्धि की और केंद्रीय परिषद में जो है इनकी संख्या 16 से 60 हो गई और प्रांतीय में जो है विधान परिषद में इनकी संख्या एक समान थी। तो केंद्रीय परिषद में 16 से 60 हो गया, कितना हो गया संख्या? 16 से 60 हो गया, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में इसकी संख्या एक समान ही थी, एक समान नहीं थी। उसके बाद पहली बार जो है भारतीयों को भारत सचिव तथा वायसराय के परिषद में जो है स्थान दिया गया तथा जो है बजट पर जो है बहस करने के साथ साथ जो है प्रश्न पूछने का अनुमति दिया गया। तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 में बजट पर जो है प्रश्न पूछने का अनुमति दिया गया। उसके बाद जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हुआ। किसके तहत? 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के तहत जो है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। उसके बाद हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 जो है 1919 ईस्वी के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं और इस अधिनियम के जो है जन्मदाता भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल जो है चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? तो चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे और मॉन्टेग्यू क्या थे? भारत के सचिव थे। उसके बाद यह अधिनियम जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है सुधारों का जो है एक और तथाकथित जो है प्रयास किया गया और 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू जो है एक घोषणा की जिसमें जो है भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया। उसके बाद तत्कालीन समय में जो है सुधारों की मांग जो है होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि जो है कारणों से यह अधिनियम जो है पारित किया गया और इस अधिनियम के आधार पर जो है प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। उसके बाद इस अधिनियम से जो है प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित हो गई। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का जो है स्थान राज्य परिषद उच्च सदन एवं विधानसभा जो है निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। उसके बाद चुनाव के लिए जो है मताधिकार उच्च संपत्ति धारकों को जो है
दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है क्या क्या हुआ था, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। किसमें, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उसके बाद 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। उसके बाद संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। उसके बाद जो है इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति किया गया। उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया, आरबीआई का स्थापना किया गया। किसके तहत, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आरबीआई का स्थापना किया गया। उसके बाद जो है संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। उसके बाद भारत से जो है बर्मा को अलग किया गया। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। उसके बाद केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया। उसके बाद प्रांत में स्वायत्ता एवं द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। तो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया गया, लेकिन प्रांत में या स्वायत्ता में जो है द्वैत शासन जो प्रणाली लागू किया गया था 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में, उसको जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है वो प्रांत में स्वायत्ता एवं द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया। उसके बाद हम न्याय व्यवस्था देखेंगे, जिसमें अंग्रेज ने कुछ समय तक जो है भारत में प्रचलित कानून को ही चलाया और भारतीय परंपरा के अनुसार जो है विवाह या उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानून, रीति रिवाज और धर्मशास्त्र पर जो है आधारित थे। उसके बाद राजस्व और अपराधों से संबंधित जो है मुकदमों का निर्णय शासक या उनके द्वारा जो है नियुक्त न्यायाधीश करते थे और अंग्रेज ने इस व्यवस्था में जो है दखल देना उचित नहीं समझा। उसके बाद 1774 ईस्वी में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीश ने जो कुछ समय तक जो है अंग्रेजी कानून लागू करने का जो है प्रयत्न किया, लेकिन इस कानून को न तो कंपनी की सरकार जो है पसंद किया, न ही भारतीय जनता ने पसंद किया। उसके बाद 1781 ईस्वी एक्ट के द्वारा जो है अंग्रेजी कानून के जो है प्रयोग को मात्र अंग्रेजों तक जो है सीमित कर दिया गया, परंतु बदलती हुई परिस्थिति में जो है भारतीय प्रजा के लिए सुनिश्चित कानून की आवश्यकता महसूस की गई। उसके बाद 1793 ईस्वी में जो है बंगाल रेगुलेशन एक्ट बनाया गया और जिसके अनुसार जो है न्यायालय में भारतीयों के निजी और स्वामित्व अधिकारों के जो हैं पक्ष में निर्णय होने लगे और इस रेगुलेशन एक्ट में जो है पर्याप्त सीमा तक हिंदुओं और मुसलमानों के जो है व्यक्तिगत कानून को सम्मिलित किया गया था और रेगुलेशन एक्ट को जो है अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया। उसके बाद जो है फलस्वरूप अब जो है पारंपरिक जो है प्रथाओं और शासक की अनुमति पर आधारित न्याय व्यवस्था के स्थान पर लिखित कानून और नियमों की जो है न्याय व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। उसके बाद भारतीय कानून व्यवस्था और न्यायालय जो है कार्य प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए जो है 1833 ईस्वी में भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया और प्रत्येक जिला में जो है न्यायालय स्थापित किया गया। उसके बाद कानून बनाकर और न्यायालय स्थापित करके जो है जो विधि का शासन अंग्रेज ने प्रारंभ किया था वह भारतीय के लिए जो है एक नया अनुभव था और इस नवीन प्रभुसत्ता को जो है भारतीय लोग जो है कंपनी बहादुर कहते हैं। उसके बाद ब्रिटिश सरकार का बढ़ता नियंत्रण को देखेंगे हम तो 19वीं सदी के जो है पूर्वार्ध तक जो है कंपनी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और 1813 ईस्वी में भारत के साथ जो है
व्यक्तिगत व्यापार करने का कंपनी का जो है विशेषाधिकार प्रारंभ हो गया और भारतीय व्यापार सभी अंग्रेज़ों के लिए जो है खोल दिया गया। उसके बाद 1813 ईस्वी के पश्चात भी चीन के साथ एवं चाय के जो है व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कायम रहा। उसके बाद 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चाय तथा चीन के साथ जो है व्यापार को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार भारत पर जो है अपने नियंत्रण को जो है बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए जो है ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक ढांचा को केंद्रीकरण किया गया। उसके बाद 1833 ईस्वी के जो है चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के जो हैं सभी अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी जो है परिषद जिसे काउंसिल कहते हैं उसको सौंप दिया गया। उसके बाद इस केंद्रीय प्रशासन प्रणाली के कारण जो है ब्रिटिश भारत के प्रशासन प्रणाली पर जो है गवर्नर जनरल और उनकी जो है परिषद का पूर्ण आधिपत्य जो है स्थापित हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों के जो है आर्थिक नीति एवं उसके प्रभाव देखेंगे हम तो अंग्रेज़ ने जो है जिन आर्थिक नीति को अपनाया उनके कारण से जो है भू राजस्व प्रणाली कृषि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। उसके बाद हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो है प्रभाव देखेंगे तो प्राचीन काल से ही भारत के गांव लगभग आत्मनिर्भर थे। वे जो है खाने पीने के चीज़ स्वयं पैदा करते थे तथा अपने औजार बर्तन आदि स्वयं बनाते थे। उसके बाद गांव में होने वाले जो है विवादों का निपटारा जो है पंचायत और जाति पंचायत करती थी। उसके बाद बाहर के कुछ ही वस्तुओं की जो है गांव के लोग को आवश्यकता पड़ती थी जैसे कि नमक, अच्छी गुणवत्ता का जो है कपड़ा, धातुओं के औजार और श्रीमंतों के लिए सोना एवं चांदी।